1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध अचानक नहीं हुआ था। ये बहुत पुराने पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन्स का नतीजा था, जो 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद से ही चल रहे थे। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रिकी पांड्या। पाकिस्तान के दो हिस्से, पूर्वी और पश्चिमी, भारत के 1000 मील से ज्यादा बड़े हिस्से से अलग थे। उनकी भाषा, संस्कृति और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सब अलग थे। इस जियोग्राफिकल और कल्चरल डिवाइड की वजह से पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोगों को लगा कि उनको अलग थलग और वेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिकल और मिलिट्री एलीट द्वारा एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है। वेस्ट पाकिस्तान, जहां ज्यादातर उर्दू बोलने वाले लोग थे, उनके हाथ में पावर थी। वो अक्सर बंगाली भाषा और संस्कृति के साथ भेदभाव करते थे। इस भेदभाव ने पूर्वी पाकिस्तान में, जहां बंगाली लोग मेजॉरिटी में थे, रिजेंटमेंट पैदा किया। बंगालीज को लगता था कि उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार में ग्रेटर ऑटोनॉमी और रिप्रेजेंटेशन की मांग की। वेस्ट पाकिस्तान अक्सर इन मांगों का विरोध करता था और दमन करता था। 1970 के आम चुनावों ने एग्जिस्टिंग टेंशन्स को और बढ़ा दिया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जबरदस्त जीत हासिल की और नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी हासिल की। इस जीत ने बंगालीज को सरकार बनाने का लेजिटिमेट क्लेम दिया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पावर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने चुनाव परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने पूर्वी पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स और सिविल अनरेस्ट को भड़का दिया। हालात जल्दी ही फुल ब्लोन पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल गए। बढ़ते पॉलिटिकल क्राइसिस और बंगालीज के डेमोक्रेटिक राइट्स को नकारने ने वॉलेटाइल माहौल बना दिया। वेस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री सिसेशन के डर से ब्रूटल फोर्स के साथ पेश आया। उन्होंने बंगाली एक्टिविस्ट्स, इंटेलेक्चुअल्स और सिविलियंस पर वायलेंट क्रैकडाउन शुरू कर दिया। ये क्रैकडाउन, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में एक टर्निंग पॉइंट था और एक बहुत बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का कारण बना। लाखों बंगाली रेफ्यूजीज सेफ्टी और शेल्टर की तलाश में बॉर्डर पार करके भारत भाग गए। रेफ्यूजीज के इस इन्फ्लक्स ने भारत के रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा दबाव डाला और भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स को और बढ़ा दिया। मार्च 1978 में पाकिस्तानी सेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन सर्च लाइट पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाने के लिए एक ब्रूटल क्रैकडाउन था। इस ऑपरेशन ने बंगाली इंटेलेक्चुअल, स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स और उन सिविलियंस को टारगेट किया जिन पर अवामी लीग का समर्थन करने का संदेह था। सेना की कार्रवाई वाइड स्प्रेड वायलेंस, जिसमें मैस किलिंग्स, रेप और आर्सन शामिल थे, से भरी थी। अत्याचारों के स्केल ने दुनिया को चौंका दिया। पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों ने पड़ोसी देश भारत में बंगाली रेफ्यूजीज के भारी एक्सोडस को ट्रिगर किया। लाखों लोग हिंसा और उत्पीड़न से बचने के लिए पूर्वी पाकिस्तान में अपने घरों से भाग गए। ये रेफ्यूजीज अक्सर सिर्फ अपने कपड़ों के साथ भारतीय सीमावर्ती राज्यों में रेफ्यूज की तलाश में पहुंचे। रेफ्यूजीज की शीयर नंबर ने भारत के रिसोर्सेज को ओवरवेल्म्ड कर दिया और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर दिया। रेफ्यूजीज के इन्फ्लक्स ने भारत की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा बर्डन डाला। भारत सरकार को लाखों डिस्प्लेस्ड लोगों को खाना, शेल्टर और मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ी। इस ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के लिए सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज और लॉजिस्टिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। रेफ्यूजी क्राइसिस के पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी थे, क्योंकि इसने भारत सरकार पर कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करने का दबाव बढ़ा दिया। पूर्वी पाकिस्तान में अनफोल्डिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भारत में रेफ्यूजीज के इन्फ्लक्स ने इंटरनेशनल अटेंशन खींचा। दुनिया ने ह्यूमन सफरिंग के स्केल को देखा और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों की निंदा की। भारत ने रेफ्यूजी क्राइसिस से निपटने में मदद के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की और पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया। इस क्राइसिस ने भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस को और स्ट्रेन किया और आने वाले युद्ध के लिए स्टेज सेट कर दिया। भारत ने शुरू में पूर्वी पाकिस्तान में क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए एक डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने और बंगाली लोगों के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करने के लिए एक ग्लोबल टूर पर निकली। उन्होंने वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की और हिंसा को रोकने और कॉन्फ्लिक्ट का पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनके इंटरवेंशन की अपील की। भारत ने मुक्ति बहिनी, जो पूर्वी पाकिस्तान की लिबरेशन के लिए लड़ने वाली बंगाली गेरिला फोर्स थी, को डिप्लोमेटिक और मटेरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड की। मुक्ति बहिनी ने भारत से ट्रेनिंग और आर्म्स प्राप्त किए, जिससे उन्हें पाकिस्तानी सेना का इफेक्टिवली विरोध करने में मदद मिली।
मुक्ति वाहिनी के लिए भारत के सपोर्ट को पाकिस्तान ने अग्रेशन का एक्ट माना। जैसे जैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गहराता गया और रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स जारी रहा, भारत को एहसास हुआ कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की संभावना कम है। पाकिस्तानी सरकार ने रिलेंटिंग के कोई संकेत नहीं दिखाए और पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा अनअबेटेड जारी रही। भारत ने मिलिट्री इंटरवेंशन की संभावना के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने सेना को पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की तैयारियां शुरू करने के लिए ऑथोराइज किया। बॉर्डर पर सैनिकों को मोबिलाइज किया गया और मिलिट्री एक्सरसाइजेस आयोजित किए गए। भारत ने सोवियत संघ के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन पर भी हस्ताक्षर किए, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ पाकिस्तान के अलायंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस प्रदान किया। इस ट्रीटी ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में भारत को इंटरनेशनल आइसोलेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने वेस्टर्न सेक्टर में भारतीय एयरफील्ड्स पर एक प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। ऑपरेशन चेंगिज खान नाम के इस सरप्राइज अटैक का उद्देश्य भारत की एयर पावर को क्रिपल करना और एंटिसिपेटेड युद्ध में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल करना था। इस अटैक ने कई भारतीय एयर बेसेस को टारगेट किया, जिनमें अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उटारलय, जोधपुर, अंबाला और आगरा शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तानी हमले का स्विफ्टली जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयर बेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स लॉन्च किए। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत थी। पाकिस्तानी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में विफल रहा। भारतीय वायुसेना हालांकि शुरू में ऑफ गार्ड पकड़ी गई, जल्दी से रिकवर हुई और इफेक्टिव काउंटर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। पाकिस्तानी हमले ने केवल भारतीय रिजॉल्व को मजबूत करने और भारत के कॉज के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट को गैल्वनाइज करने का काम किया। युद्ध के छिड़ने ने कॉन्फ्लिक्ट को पूर्वी पाकिस्तान में एक लोकलाइज्ड क्राइसिस से एक फुल स्केल इंटरनेशनल युद्ध में बदल दिया। दुनिया ने देखा कि भारत और पाकिस्तान एक भयंकर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में लगे हुए हैं, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान और उसके लोगों का भाग्य अधर में लटका हुआ है। युद्ध के दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। भाग 5, भारतीय अग्रिम रणनीतिक चाल और प्रमुख लड़ाइयां। भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में 3 तरफा हमला किया। एक तरफ ढाका, जो पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी थी, की ओर बढ़ा, जबकि अन्य 2 तरफ प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय रणनीति ढाका को जल्दी से अलग थलग करने और कब्जा करने की थी। इस प्रकार पाकिस्तानी आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना था। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी नौसेना कमान वाइस एडमिरल एन कृष्णन के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के बंदरगाहों को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया, पाकिस्तानी नौसेना को सुदृढ़ीकरण और आपूर्ति प्रदान करने से रोक दिया। भारतीय नौसेना के निर्णायक कार्यों ने पाकिस्तानी सेना की स्थिति को और कमजोर कर दिया। भारतीय सेना की तेज और समन्वित प्रगति ने पाकिस्तानी सेना को स्तब्ध कर दिया। मुक्ति वाहिनी द्वारा समर्थित भारतीय सेना ने तेजी से प्रगति की, प्रमुख शहरों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। हतोत्साहित और कम संख्या वाली पाकिस्तानी सेना ने थोड़ा प्रतिरोध किया। पश्चिमी क्षेत्र में बसंतर की लड़ाई भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना के लिए भारी हताहत हुए और भारतीय सेना की बेहतर सामरिक क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। बसंतर में जीत ने भारतीय मनोबल को बढ़ाया और पाकिस्तानी सेना के संकल्प को और कमजोर कर दिया। भाग 6, बांग्लादेश की मुक्ति, पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। केवल 13 दिनों की लड़ाई के बाद लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. न्याजी की कमान में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय और बांग्लादेशी सेनाओं की संयुक्त कमान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण, जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ, ने एक नए राष्ट्र के जन्म का प्रतीक था, बांग्लादेश। आत्मसमर्पण समारोह ढाका के रामना रेसकोर्स में आयोजित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल न्याजी ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की उपस्थिति में आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। आत्मसमर्पण हजारों हर्षित बांग्लादेशियों द्वारा देखा गया था, जिन्होंने महीनों की हिंसा और उत्पीड़न को सहन किया था। बांग्लादेश की मुक्ति दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर था।
यह बंगाली लोगों के आत्मनिर्णय के संघर्ष की विजय का प्रतिनिधित्व करता था और दशकों के राजनीतिक और जातीय तनावों का अंत करता था। युद्ध ने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भी महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। बांग्लादेश का निर्माण पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था। इसने अपने क्षेत्र और जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया। हार ने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य ढांचे में गहरी खामियों को भी उजागर किया। युद्ध का पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान और भारत के साथ उसके संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। भाग 7 शिमला समझौता, शांति के लिए एक रूपरेखा। जुलाई 1972 में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो शिमला, भारत में एक शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए मिले। 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित शिमला समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक स्थायी शांति स्थापित करना और 1971 के युद्ध से उत्पन्न होने वाले बकाया मुद्दों को हल करना था। समझौते ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा स्थापित की, जिसने अनिवार्य रूप से युद्ध के अंत में मौजूद युद्ध विराम रेखा को औपचारिक रूप दिया। इसने दोनों देशों को शांतिपूर्ण तरीकों और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से अपने विवादों को हल करने के लिए भी प्रतिबद्ध किया। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने भविष्य के विवादों को हल करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की और भविष्य के संवादों की नींव रखी। समझौते ने युद्ध बंदियों की वापसी और कब्जे वाले क्षेत्रों की वापसी को भी संबोधित किया। हालांकि शिमला समझौते ने कश्मीर मुद्दे को पूरी तरह से हल नहीं किया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। इस समझौते को भारत में कुछ वर्गों से आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान में किए गए अत्याचारों में पाकिस्तान की भूमिका को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया। भाग 8 युद्ध के बाद भू राजनीतिक निहितार्थ। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के निर्माण के दक्षिण एशिया के लिए गहरे भू राजनीतिक निहितार्थ थे। इसने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। भारत प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। युद्ध के कारण पाकिस्तान का विघटन और विश्व मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ। युद्ध ने सैन्य समाधानों की सीमाओं और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने के महत्व को प्रदर्शित किया। इसने जातीय तनावों के खतरों और राजनीतिक समझौते और मानवाधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की सीमाओं और संघर्षों को हल करने में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को भी उजागर किया। पूर्वी पाकिस्तान में संकट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी, जो संघर्ष समाधान के लिए अधिक प्रभावी तंत्रों की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। युद्ध के बाद ने स्थायी शांति के निर्माण में कूटनीति और संवाद के महत्व पर जोर दिया। शिमला समझौता, हालांकि अपूर्ण, भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के जुड़ाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है और भविष्य की शांति पहल का मार्ग प्रशस्त करता है। भाग 9 1971 की विरासत, दक्षिण एशिया के भविष्य को आकार देना। 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के जन्म ने दक्षिण एशिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। इसने इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों को प्रभावित करता रहा। युद्ध संघर्ष के विनाशकारी परिणामों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के महत्व की याद दिलाता है। यह मानवाधिकारों के सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित करता है। युद्ध मानव आत्मा के लचीलेपन और आत्मनिर्णय की शक्ति पर भी प्रकाश डालता है। स्वतंत्रता के लिए बंगाली लोगों का संघर्ष दुनिया भर के अन्य हाशिए के समुदायों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद आत्मनिर्णय हासिल करने का उनका दृढ़ संकल्प उनके साहस और दृढ़ता का प्रमाण है। 1971 की विरासत दक्षिण एशिया के भविष्य को आकार देना जारी रखती है। हमें सीखे गए सबक और शांति, सुलह और क्षेत्रीय सहयोग की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाती है। भाग 10 निष्कर्ष, लचीलापन और आत्मनिर्णय का प्रमाण। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण बंगाली लोगों के लचीलेपन और आत्मनिर्णय के प्रमाण के रूप में खड़ा है।
भारी बाधाओं के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए उनका संघर्ष दुनिया भर के हाशिए के समुदायों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जातीय तनावों के खतरों, मानवाधिकारों के सम्मान के महत्व और प्रभावी संघर्ष समाधान तंत्र की आवश्यकता के बारे में महत्वपूर्ण सबक भी रखता है। बांग्लादेश के निर्माण ने दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इस क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को नया रूप दिया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो इसके भविष्य को आकार देती रहती है। 1971 की घटनाएं संघर्ष के विनाशकारी परिणामों और शांति, न्याय और आत्मनिर्णय का पीछा करने के स्थायी महत्व की याद दिलाती हैं।